गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वस्थवृत्त, और स्वस्थवृत्त का टॉपिक इम्यूनिटी हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिसमें हमने पहले बताया था आपको वैक्सीन के टाइप हमने डिस्कस किए थे, जिसमें एक लाइव वैक्सीन था, एक किल्ड वैक्सीन था, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे सब यूनिट वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन कौन से होते हैं मानसियो? बीसीजी हो गया। वैसे डेफिनेशन बता दे, लाइव वैक्सीन कैसे कौन से होते हैं? जिंदा जीवाणु वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बॉडी में थोड़ा सा उनको कमजोर करके, है ना। क्योंकि अगर वैसा का वैसा आप बॉडी में डाल देंगे तो वो रोग ज्यादा कर सकता है। वो एंटीजन ही होते हैं वो। काम तो फिर करेगा, अब आप इंसान है तो इंसान का ही काम करेंगे। तो फिर क्या है, सेकंड था किल्ड वैक्सीन। खुशी, किल्ड वैक्सीन क्या होता है? नहीं पता? खुशी वन बता दे। तो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, उनको मार बस नाम से पता चल रहा है किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। उसको डेड करके फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, उसको देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तीसरा शुरू करते हैं हम सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है कि हम पूरा एंटीजन नहीं डालेंगे, ठीक है। उसका कोई हिस्सा, या तो उसका प्रोटीन या उसका जो टॉक्सिन होता है, यानी कि जहर, जो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी को कौन करेगा? एंटीबॉडी का अपन ने नहीं करना है, अपन ने सिर्फ वैक्सीन डालनी है। एंटीबॉडी शरीर अपना अपने आप बनाएगा, वो काम अपनी बॉडी का है, ठीक है। तो सब यूनिट वैक्सीन का मतलब ये है, लाइव वैक्सीन में और किल्ड वैक्सीन में तो हमने क्या किया था, पूरा का पूरा एंटीजन डाला था। एक में तो जिंदा एंटीजन और एक में मरा हुआ, ठीक है, इनएक्टिव डाला था। लेकिन सब यूनिट वैक्सीन में क्या करेंगे हम लोग, जो एंटीजन होगा उसका कुछ हिस्सा, या तो उसकी सेल वॉल, या फिर उसकी जो क्या कहते हैं उसके अंदर का टॉक्सिन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हिमांशु है, ठीक है, इसकी सिर्फ टांग काट के अपन ने कहीं पे भेज दी सैंपल के तौर पे, ठीक है। इसके पैर को देख के फिर, मतलब मान लो कोई मोहल्ले वाले वहां भेज दिया अपन, ये ऐसा पैर हिमांशु का है, तो अगली बार जब पूरा हिमांशु जाएगा जिंदा, तो वो पहले से पहचान करके रखेंगे, ऐसी वाली टांग हिमांशु की थी, तो वो पहचान लेंगे ये हिमांशु ही है, तो वो इसको मारना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही है कि सब यूनिट वैक्सीन क्या है, अपन सिर्फ एक एंटीजन का हिस्सा डालेंगे उसके अंदर बॉडी में किसी के, तो अपने शरीर क्या करेगा, अपनी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी तैयार कर लेगी उसके अकॉर्डिंग। तो जो हिस्सा हमने डाला है, जब वैसा कुछ हिस्सा दोबारा जिंदा बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसके खिलाफ उसने एंटीबॉडी पहले से बना रखी है, या तो उसके सेल वॉल के खिलाफ या फिर उसके टॉक्सिन के खिलाफ। तो जब वो सेकेंड टाइम यानी कि या फर्स्ट टाइम भी जाएगा, क्योंकि हमने वैक्सीन पहले दी है, इसका मतलब क्या है, हमने उसको एक बार पहले इन्फेक्ट कर दिया, शरीर को इन्फेक्ट हमने कर दिया, लेकिन प्रॉपर तौर से हमने नहीं किया। हमने क्या किया है, चालाकी से या तो जिंदा डाला है लेकिन कमजोर कर दिया उसको, या फिर मरा हुआ एंटीजन डाला है, ठीक है, या फिर क्या किया, हमने कुछ हिस्सा डाल दिया जो कि नुकसान भी ना कर सके बॉडी को, और हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बना ले, ठीक है। ये है सब यूनिट वैक्सीन। अब सब यूनिट वैक्सीन अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, सिंथेटिक रूप से निर्मित टीके। हम क्या करते हैं, वैक्सीन को तैयार करते हैं, लैब कंडीशन में इसको तैयार किया जाता है। अब उसमें क्या है, टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड क्या होता है, जो एंटीजन के अंदर जो टॉक्सिन होता है, जो वो टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को डाल देंगे। और क्या है, प्रोटीन, या फिर जो प्रोटीन उसके अंदर होता है एंटीजन में, ठीक है, तो उसको डाल सकते हैं। या फिर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, उसकी जो सेल वॉल बनी होती है एंटीजन की, ठीक है, उसको डाल सकते हैं। या फिर जाइको कंजुगेटेड
टीके और पुनः संयोजक टीके सभी टीकों के प्रकार हैं। ठीक है, ये दो टाइप है इसके। एक तो कौन सा है, जाइको कंजुगेट, और दूसरा क्या है, संयोजक सब यूनिट। ठीक है, तो फिर क्या आ गया, अब इनके बारे में डिटेल उन्होंने बता दी। टॉक्सॉइड क्या होता है, टॉक्सॉइड होता है, अभी मैंने जैसे आपको बता दिया, बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक्सोटोसिन्स को इंजेक्ट किया जाता है। जो टॉक्सिन वो बैक्टीरिया छोड़ता है उसको डाल लेंगे, या फिर प्रोटीन को सब यूनिट में तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, प्रोटीन वाली वैक्सीन कैसे बनती है, इन्फ्लुएंजा की जो होती है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और कौन सी होती है, एसेलुलर पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस के लिए भी हम एक वैक्सीन देते हैं जब हम 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे वैक्सीन देते हैं बच्चे को। ठीक है, तो इस पे हम पहले तो ओनली डीपीटी देते थे, है ना, एक तो डीपीटी देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करने लग गए, इसमें पेंटावेलेंट देने लग गए। एक वैक्सीन होती है पेंटावेलेंट, एक ही टिक्के में 5 की पावर होती है। ठीक है, डीपीटी तो 3 तो यही हो गए, इस पे 2 और जोड़ दी, एक तो HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा की। ठीक, फिलस इन्फ्लुएंजा बी, हाँ। ठीक है, और एक इसमें जोड़ दिया अपन ने हेपेटाइटिस बी की। तो अब ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी। ठीक है, इसलिए हम अब क्या करते हैं, हम जैसे सबसे पहले जो वैक्सीन दी जाती है 0, यानी कि एट बर्थ, ये मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी दी जाती है, 3 ही दी जाती है। ठीक है, जैसे ही बच्चा हुआ 24 आवर के अंदर अंदर दी जाती है। हिमांशु बता भी देगा कौन सी दी जाती है। हाँ हाँ, एक तीसरी एच पी कौन सी, हाँ, तो ये तीनों एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है और विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के भीतर ये देनी जरूरी होती है। 24 घंटे में ही देनी होती है, क्योंकि हो सकता है उस दौरान उनमें से कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, मतलब वो बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी नए एनवायरनमेंट में बच्चा आया है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो रहती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा सर्दी से, हर चीज़ से, बैक्टीरिया से उसको हमने बचा के रखना है, क्योंकि अभी वो हमारी दुनिया के एनवायरनमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी तक तो वो सिर्फ पेट में था। ठीक है, उसको खाना पीना प्लेसेंटा से मिल रहा था, उसकी जो बीमारियां रोकने वाला था वो भी प्लेसेंटा था। ठीक है, माइंड ग्रो धीरे धीरे होता है बाद में, बर्थ के बाद में। ठीक है, हाँ, याद नहीं रहता, फिर भूल जाता बंदा भाई अंदर कैसे खाता पीता था ना। ठीक है, फिर अब इस पे क्या देंगे हम, 6 वीक पे, 10th वीक पे और 14th वीक पे, यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे ये डोज लगती है बच्चे के। एक महीने में 4 वीक होते हैं ना, हाँ, जब वो बच्चे की एज 6 वीक की हो जाएगी, यानी कि जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाएगा तब पेंटावेलेंट देंगे, फिर 10 वीक का हो जाएगा तब पेंटावेलेंट देंगे, फिर वो 14 वीक का हो जाएगा तब फिर आप पेंटावेलेंट देंगे। ठीक है, अब डीपीटी में क्या होता है ये भी हिमांशु बताएगा, पीछे वाली दो तो मैंने बता दी। जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन होती है, ये मैंने 2 3 बार 4 बार या 5 बार, ठीक है, डिप्थीरिया होगी, क्या, डिप्थीरिया और पोलियो, तीसरी टेटनस। ठीक है, तो बता दें हैं, पर्टी पर्ट्यूसिस, क्या होता है इसका नाम, दोबारा बोलो। हाँ,
पर्ट्यूसिस, ठीक है। तीसरा होता है टेटनस। उसका टीबी का बैक्टीरिया बता, कोजिंग बैक्टीरिया। सौरभ, महंग, खुशी, हिमांशु, टीबी का कोजिंग बैक्टीरिया, खुशी। माइक्रो नहीं बोलेंगे, माइको, माइको और माइक्रो बोलने में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, ट्यूबरकुलाई बोल दो, ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या है उसके बाद, इसमें ग्लाइको कंजुगेट वैक्सीन है, जो क्या होती है, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन के अणु होते हैं, यानी कि पॉलीसैकेराइड जो उसकी वाल होती है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं, उसको लेकर के बनाया जाता है वैक्सीन। और क्या होता है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन होता है। एंटीजन, एंटीजन को क्या करते हैं, ईस्ट पर संवर्धित किया जाता है, यानी कि उस पर ग्रो करवाया जाता है। फिर मिश्रित टीके हो गए मिक्स करके, और एक हो गया फ्रीज में सूखे वैक्सीन, जो हम लोग पाउडर की फॉर्म में रखेंगे, लेकिन उसको जब हमने वैक्सीन देना है तब उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। किसके अंदर करेंगे, डाइल्यूट करेंगे किसके अंदर, हाँ, डिस्टिल वाटर में या फिर नॉर्मल सलाइन में। एनएस, एनएस क्या होता है, दोनों ठीक है, नॉर्मल सलाइन भी बोल सकते हैं इसको, या सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन कौन सी होती है, जो पाउडर की फॉर्म में अपन रखते हैं, बाद में उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करना यानी कि उसमें घोलना, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होगी, बीसीजी और खसरा, ठीक है। और कौन सी, खसरा किसको कहते हैं अपना, डिप्थीरिया को नहीं बोला था क्या, ठीक है। फिर जैपनीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है, ये ऐसी वैक्सीन है। और क्या, बीसीजी और खसरा का उपयोग जब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, उसके 4 से 6 घंटे के बीच में अपन यूज करनी है, अदरवाइज उसके बाद वो उसकी पावर खत्म है, उसको लगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी है ये, ठीक है, जो हमारे शरीर में बनती है। कल भी अपन ने इनकी बात की थी। इसको शॉर्ट में आईजी इस तरह से लिखेंगे, आई बड़ा जी छोटा, ठीक है। और इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन से मिलके बनता है। आईजी सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी इन्फेक्शन होगी, न्यू इन्फेक्शन जो होती है, रिसेंटली अकर्ड इन्फेक्शन जो होती है, उसमें कौन सा ये इम्यूनोग्लोबिन बनता है, बिना पढ़े बताओ क्या हो गया, क्या हो गया। जब इन्फेक्शन न्यूली अकर्ड होता है, अभी ताजा ताजा इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको उसके रिपोर्ट में कौन से इम्यूनोग्लोबिन मिलेंगे पेशेंट के, आईजीएम मिलेंगे, ठीक है। शुरू में सबसे पहले आईजी इम्यूनोग्लोबिन एम बनेगा, ठीक है, लेकिन ये आईजीएम पहले होता है, ठीक है। एक मिनट तो देख लो, आईजीएम पहले बनता है, शुरू में 1-2 दिन ये रहता है, 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आईजीजी बनता है, ठीक है। इसका शॉर्ट इफेक्ट रहता है, शॉर्ट टर्म में ये रहता है। फिर हाँ, इसकी हाफ लाइफ कितनी बताई है, लगभग 7 दिन, ठीक है। ये होता है कितना है, आईजीएम जो है, सारे जितने इम्यूनोग्लोबिन बनेंगे ना, उसका 6% रहेगा ये,
ये वाला IgM, ठीक है। यानी कि जितनी एंटीबॉडी अपनी बनी है उसके अंदर IgM जो बनेगा वो 6% बनेगा, और जब इन्फेक्शन हुई है एंटीजन ने अपने अंदर एंटर किया है उसके सिर्फ शुरुआती दौर में ये बनेंगे 2-3 दिन 4 दिन, या इसकी हाफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुक इन्होंने बताई है 7 दिन, वैसे रहता है ये सिर्फ 2 या 3 दिन है या 4 दिन तक रह जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी इन्फेक्शन शुरू में होगी पेशेंट को, उसकी रिपोर्ट में या उसके सैंपल में आपको IgM देखने को मिलेंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये बंदा अभी अभी इन्फेक्टेड हुआ है, ताजा है, ठीक है। फिर सेकेंडली आ गया अपना IgG, ये सबसे ज्यादा बनता है 80%। मेन ड्राइवर यही है, ठीक है, इसको इन्फेक्शन को हैंडल करने के लिए IgG 80% है। और IgG जो होते हैं ये ऐसे एंटीबॉडी हैं जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक ये IgG पहुंचते हैं, ठीक है। तो कुल इम्यूनोग्लोबिन का 80% IgM के बाद में विकसित होता है। सबसे पहले IgM होता है, उसके बाद में IgG विकसित होता है, डेवलप होता है प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी का मात्र स्थानांतरण, ठीक है, जो इट इज ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, फ्रॉम मदर टू fetus। फिर क्या है इसकी औसत, यानी कि इसकी हाफ लाइफ है कितनी, 21 दिन तक, ठीक है, 2-3 हफ्ते तक ये रह सकता है, ये 7 दिन तक रहेगा, ठीक है। अगर IgG अपने ज्यादा मिल रहे हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा इसको इन्फेक्ट हुए हो गया टाइम, ठीक है। फिर लास्ट IgA, नेक्स्ट IgA। अब IgA कितने होते हैं टोटल, इसके 13%, ठीक है। 13% जो पाए जाते हैं वो IgA पाए जाते हैं। अब ये होते कहाँ पे प्रेजेंट है, शरीर के शराब में, यानी कि हमारे जो हमारे आंसू होते हैं उसमें भी IgA पाए जाते हैं। और जो सलाइवा में भी IgA होता है, ठीक है। टीयर्स किसको कहते हैं, आंसुओं को, ठीक है। और सलाइवा, ठीक है। फिर एक ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, या फिर आप इसको कोलेस्ट्रम बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रम में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम सर वो मादा का पहला, हाँ, उसको क्या कहते हैं हम, कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें IgA पाया जाता है, क्योंकि पुरानी महिलाएं जो गांव वगैरह की, वो क्या कहते हैं कि शुरू वाला दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाना, लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर न्यूट्रिशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और एंटीबॉडीज भी इसमें होती है, इसलिए शुरू वाला दूध उसको बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अब इन्होंने बोला कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में होता है। औसत अर्धायु इसकी कितनी होती है, लगभग 7 दिन, 7 दिन तक ये रखते हैं, ठीक है। फिर आ गया IgE एंड IgD, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन D। IgE जो होते हैं ना, वो क्या है, किसी एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में डेवलप होते हैं। हमें किसी टाइप की कोई एलर्जी हुई है, ठीक है, किसी चीज़ से, हमें मिट्टी से, धूल से, या किसी सब्जी से, या किसी पाउडर से, किसी क्रीम से, किसी साबुन से, किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी है, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी डेवलप करती है IgE, ठीक है। IgE क्या होता है, और IgE और IgD ये दोनों क्या है, सिर्फ 1 से 2% ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 से 2% प्रेजेंट होते हैं IgE। जब आप कोई पेशेंट देखोगे अस्थमा के, अस्थमेटिक पेशेंट जब कोई देखोगे, दमे का पेशेंट जो होता है उसके अंदर IgE बहुत मात्रा में पाया जाएगा, खासकर जब उसको अस्थमा अटैक हुआ है, ठीक है। जब उसका ब्लड टेस्ट करवाए, एलर्जी टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें IgE का लेवल बढ़ा हुआ होगा। दैट मीन्स
कि वो अस्थमेटिक एलर्जिक पेशेंट है, ठीक है। हाँ, अस्थमा वाले पेशेंट को उसका अस्थमा का अटैक कब आता है? नहीं, चलने पे तो नहीं होता उसको, खासकर जब वो उस एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है तब, ठीक है। उसको अस्थमा वाले पेशेंट को बोला जाता है आप धूल मिट्टी से दूर रहना, ठीक है। तो सर्दियों में भी मौसम की उसकी एलर्जी हो जाती है ठंड के कारण। हाँ, जो उसकी क्या होती है, हमारे ब्रोंकियोल्स मैंने आपको पढ़ाए थे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था अपने, ब्रोंकियोल्स याद है, बताया था ना। तो ब्रोंकियल्स के क्या होती है, अंदर की जो लेयर होती है ना, जो मतलब जो पाइप होती है, वो उसमें इन्फ्लामेशन होती है, वो सूज जाती है। अब वो सूज जाएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, आ जाएगी ट्रीटमेंट के बाद में ठीक हो जाता है, इसका परमानेंट इलाज नहीं होता, ठीक है। जब जब वो एलर्जी के कांटेक्ट में आएगा या मौसम की एलर्जी होती है, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, तो उसको वो अटैक दोबारा आएगा। उसका इलाज सिर्फ यही है कि आप उस चीज़ से दूर रहो जिससे आपको एलर्जी है, ठीक है। और खासकर जब अस्थमा वाला पेशेंट आपके पास आएगा, आपको वैसे ही ओपीडी में वैसे ही अगर वो एंटर करेगा तभी पता लग जाएगा दूर से ही कि ये एस्थमेटिक पेशेंट है। क्यों? क्योंकि वो जब भी सांस लेगा, एक तो सांस उसका तेज होएगा, और ऊपर से क्या होगा उसका, जब वो सांस लेता है तो उसके सांस में से सीटियों की आवाज आती है, जैसे सीटियां बजती है ना, उस तरह से। हाँ, तो अब क्या हो गया, फिर ये हो गया आईजीई, ये मैंने आपको बता दिया एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए आईजीई जिम्मेदार है। फिर नेक्स्ट आ गया झुंड प्रतिरक्षा, हेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये तो हमारी हुई वैक्सीन की बातें। हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झुंड प्रतिरक्षा। अब जैसे हमें कोई रोग हो गया, ठीक है, किसी एक पर्सन को हो गया या दो को हो गया, जैसे सौरभ को हो गया, ठीक है, कोई भी रोग हो गया जैसे, ठीक है, तो इसका शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, या फिर उसके साथ अगर रोहित भी इन्फेक्टेड हो गया तो चलो मान लो दो को हो गया, ठीक है। लेकिन हम बात करें जब यहाँ जैसे पूरी क्लास है, पूरी क्लास को ही कोई रोग हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पूरा झुंड हो गया, है ना, या फिर पूरे कॉलेज को ही हो गया या पूरे भादरा को ही हो गया। कोरोना, कोरोना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब कोविड हुआ था ना, तो जब एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, लगभग 90-95% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फिर जो उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी को ही हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। क्योंकि पहले कोविड फैल रहा था, फैल रहा था, फैल रहा था, लेकिन उससे क्या हो गया, लगभग लगभग सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, और उनके शरीर ने, बॉडी ने क्या किया, फिर एंटीबॉडी बना ली। फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, क्योंकि वायरस जो होता है वो एक नया शरीर ढूंढता रहता है, ठीक है। एक बंदे को इन्फेक्टेड किया, फिर उसको है, हाँ, वो क्या करेगा, अगर आपके शरीर में रह गया तो उसका जो मैंने आपको टाइम बताया था, ज्यादातर तो जो ज्यादातर वायरस होते हैं ना, उनकी उनका जो इन्फेक्टेड टाइम होता है वो 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक होता है ज्यादातर, ठीक है। मतलब महीने या साल तक कोई वायरल नहीं चलता, ठीक है।
7 दिन से लेके 14 दिन तक पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी रहता है। हाँ, क्या पड़ जाता है? किस पे? बैक्टीरिया पे नहीं, अब वायरस की बात कर रहे हैं अभी। जो वायरस होता है उसका क्या होता है, 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक ज्यादातर मोस्टली जो वायरस है इतना ही इनका इन्फेक्टिविटी पीरियड रहता है। हाँ, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी। भ्रम का कोई वो लेना देना वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको अभी जब ये शुरू किया था अपन ने बोला था ना, कुछ लोग होते हैं जो अपथ्य भोजन कर रहे हैं फिर भी उनकी रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। कुछ लोग पथ्य भोजन कर रहे हैं, मतलब अच्छा हितकर आहार खा रहे हैं, फिर भी उनको रोग हो जाते हैं, तो वो इसी कारण है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, अब उसका रम से या वीएल से उनसे कुछ लेना देना है या नहीं, वो अपन श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि जो वायरस होता है वो 1 से 2 हफ्ते तक एक व्यक्ति में रहता है, उसके बाद ये वायरस क्या करता है, दूसरा नया शरीर नई बॉडी ढूंढता है। ठीक है, जब कोई कांटेक्ट में आ गया तो नई बॉडी में ये एंटर कर जाता है, फिर दोबारा 7 से 14, फिर क्या करेगा ये तीसरी बॉडी ढूंढता है, इस तरह से करके। हाँ, कंटिन्यू है, हाँ चलता रहता है। लेकिन जब मान लो यहाँ पे अगर 10 बंदे थे, 10 के 10 को ये हो गया, ठीक है, सभी में एंटीबॉडी बन चुकी है, फिर इसकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, फिर इसको खत्म होना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ था, कोविड के अंदर सभी के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी थी। और इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम, सिंगल व्यक्ति की इम्यूनिटी को तो नॉर्मल इम्यूनिटी बोल दिया, लेकिन जब एक ग्रुप में, एक झुंड में, एक पूरी कम्युनिटी में कोई इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जिसे हिंदी में बोल रहे हैं झुंड प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपकी हर्ड इम्यूनिटी। तो अपना इम्यूनिटी चैप्टर तो हुआ समाप्त। ठीक है, और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे विषक्रमण प्रकरण, जिसे हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो कर लेते हैं। डिसइंफेक्शन, इसके बारे में पता लग गया? ओ रोहित बताएगा, ब्रेक वन फीवर किसे कहते हैं हम? ब्रेक वन फीवर किसे कहते हैं? बताओ। नाम बताओ, नाम बताओ। अंकित बता। ब्रेक वन फीवर, डेंगू, बताया क्यों नहीं फिर? कैसे नहीं बताया है? अच्छा, राइस वाटर स्टूल किसका साइन रहते हैं? राइस वाटर स्टूल कुष्ठ का, खुशी, कोलेरा, क्या किस लिए? फिर अब मेरे को बता दो, पी सूप, पी सूप वाटर स्टूल टाइफाइड में। ठीक है, तो अब हिमांशु ही बताएगा, सिर्फ और कोई नहीं बताएगा। ट्राइपॉड साइन बता, कौन सी डिजीज में होता है? टाइफाइड में। पोलियो, पोलियो में ट्राइपॉड साइन होता है। ठीक है, कल भी मैंने यही पूछे थे, ये बता भी दिए थे, फिर भी आप लोगों को याद नहीं है क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है डिसइंफेक्शन है, उसको वैसे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन डिसइंफेक्शन क्या होता है वो बता देते हैं आपको, कीटाणुओं का शोधन करना। ठीक है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी है, हर सरफेस पे कीटाणु, जीव, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह पाए जाते हैं। तो उनको दूर करना, उनसे छुटकारा पाना ही डिसइंफेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।